मैं हूँ असद मलिक प्रोग्राम के साथ। सुप्रीम कोर्ट का अहम दिन था। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला, जिसमें जो रिज़र्व सीट जो पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी थी और वो जो रिज़र्व सीट हैं वो दूसरी जमातों में पीपल्स पार्टी नून लीग में तकसीम कर दी थी, वो रिज़र्व सीट वाला जो फैसला है वो सस्पेंड कर दिया। यानी वो तकरीबन 23 MNAs जो नून लीग, पीपल्स पार्टी और मुख्तलिफ जमातों को तकसीम किए गए, जिनको हम कहते हैं कि माले गनीमत की जो सीटें थी, वो उनकी मेंबरशिप MNAs की अब सस्पेंड हो गई है। वो कोई पार्लियामेंट में किसी यानी आप कह सकते हैं पार्लियामेंट के किसी फंक्शन में इंटरफेयर नहीं, यानी वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में ऐसा नहीं बन सकते। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट मामला है। केस अब जो है वो लीव ग्रांट हो गई है, 3 जून तक एडजर्न हो गया है मामला। 3 जून को अब दोबारा मामला टेकअप होगा। रिटन आर्डर अभी जारी नहीं हुआ, उसमें अब क्वेश्चन फ्रेम होंगे कि क्या किन बुनियादों पे इस मामले को देखा जाए। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी सस्पेंड हो गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जस्टिस मोहम्मद अली मदर और जस्टिस अतर मिनल्ला भी इस बेंच का हिस्सा हैं। ये बेंच हम बड़े अरसे से यानी 3, 4, 5 दिन से ये बात कर रहे हैं कि अगर इस बेंच से रिलीफ पीटीआई को नहीं मिला तो फिर पाकिस्तान के किसी जज से नहीं मिलेगा। वजह ये नहीं है कि ये जज क्या है, क्या असल मसला ये है कि जो ये जजेस देखने की जो चीज़ों को देखने का एक तरीक़ाकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से चीज़ों को देखते हैं। ये किसी प्रोसीजर में टेक्निकल ग्राउंड पे लोगों के फंडामेंटल राइट से उनको महरूम नहीं करते। ये एक बात थी जिसकी वजह से मेरा ये ख्याल था कि ये बेंच जो है ये बड़ा पीटीआई के लिए बड़ा एक, और जैसे काजी फाइसा को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बेंच बनाया। बज़ाहिर जो आज हम देख रहे हैं कि फैज़ाबाद धरना की कमीशन की रिपोर्ट पे जो है सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग भी चल रही है और उसमें देख रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइसा के रिमार्क्स भी बड़े आ रहे हैं, वो बड़े अपसेट हैं कमीशन की रिपोर्ट पे, और बज़ाहिर वो ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ को क्लीन चिट देने के लिए ये सारा कुछ किया गया। उस हवाले से फिर बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं। तो जब ये इस किस्म की रिपोर्ट और इस किस्म के मामलात में सबको पता था कि जस्टिस काजी फाइसा सिर्फ जो हैं वो उनके 2-3 इशूज़ हैं, रिटायर्ड जजेज़ हैं कुछ, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, शेख अजमत सईद और उमर अता बंदियाल, ये 4 जजेज़ हैं, फिर गुलजार साहब, ये कुछ हो। इनके मामले में वो बड़े टची हैं, जो कुछ उनके साथ हुआ है वो चीज़ों को भूलते नहीं। फिर जनरल फैज़ जिन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस उनके ख़िलाफ़ फाइल किया, उनके ख़िलाफ़ सारी मूव उन्होंने चलाई। अब जनरल फैज़ को क्लीन चिट अगर ना मिलती तो मेरा ख्याल है काजी साहब में भी वो उनकी आज सोच डिफरेंट होती, लेकिन जो जनरल फैज़ को क्लीन चिट कमीशन ने, इंक्वायरी कमीशन ने दी, उसके बड़े दूर रस नतायज होंगे। नून लीग से भी उसका रिएक्शन आएगा इस्टेब्लिशमेंट को, और अदलिया से भी आएगा, और अब देखते हैं कि आगे कैसे जाया जाता है मामला। खैर वो लेकिन एक चीज़ जो है जिस मामले में अदलिया जस्टिस काजी फैसा हमारे मुक़्तदर हल्के और नून लीग एक पेज पे हैं, वो पीटीआई के मामले में उनकी सोच है, वो एक ही सोच है कि जो मेरा ख्याल है कि वो यही है कि पीटीआई मुल्क के मुफाद में नहीं है। आज भी जस्टिस काजी फैसा ने कहा कि 9 मई जैसे वाक़यात ना होते अगर फैज़ाबाद का जो जजमेंट है हमारा, जो जिसको उन्होंने ख़ुद लिखा था फरवरी 2019 में, वो अमल दरामद हो जाता। तो बड़ा वाज़ेह है कि 9 मई या जो पीटीआई के हवाले से उनका वही पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमारी रियासती इदारों का है, वो उस मामले तक इस हद तक अभी तक तो हैं। तो इस बैकग्राउंड में उन्होंने बेंच बनाया। बेंच में जैसे मंसूर अली शाह, जैसे अतर मिनल्ला, इनको देख के ही वादे लगता था कि इससे अच्छा बेंच जैसे पीटीआई के लिए नहीं है। जैसे मोहम्मद अली मदर भी इसमें थे, गो कि वो जैसे मोहम्मद अली मदर जो जनवरी 13 के आर्डर के भी सेक्रेटरी हैं, जिसमें पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन इलीगल डिक्लेयर हुआ, उनको बल्ले के निशान से डिप्राइव किया। लेकिन आज जैसे मोहम्मद अली मदर जिस तरह चीज़ों को देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ऐनक का उन्होंने शीशा चेंज किया, कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस लगे हुई हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं। तो ये फ़र्क पड़ रहा है। तो इस बैकग्राउंड में उन्होंने बेंच बनाया, फैज़ाबाद धरना की कमीशन की रिपोर्ट और उस पर काजी साहब का रिएक्शन भी आ रहा है। तो उन्होंने जो बेंच बनाया जैसे मंसूर अली शाह की सरबराही में, एक तो जैसे मंसूर अली शाह बड़ा वाज़ेह है कि उनका, आपको पता है कि साइफर में केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को वो ज़मानत दे चुके हैं, और ज़मानत में वो कह चुके हैं जो मटीरियल है उसके मुताबिक जो सज़ा बनती है उनकी 2 साल बनती है। लेकिन जिस तरीके से उनके मामलात को डील किया गया और अब 10 साल सज़ा हुई साइफर। लेकिन इसके अलावा लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले में जो पटिशन आई थी वो भी इंटरटेन हुई थी, और यही 2 जजेस जैसे अतर मिनल्ला, जैसे
सैयद मंसूर अली शाह, सरदार तारिक हेड कर रहे थे, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि जी इनके जो ग्रीवेंस हैं रिजॉल्व करें। खैर उसके बाद काजी साहब बैरून मुल्क से वापस आए तो चीज़ें उन्होंने ख़ुद संभाल ली। तो जैसे मंसूर अली शाह का ये बैकग्राउंड, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मुश्किल चीज़ों में उन्होंने मुकाबला किया अपने कैरियर में और वो कायम दायम रहे। चाहे वो जस्टिस काजी फैसा को बचाना हो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में, पूरी इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त के जजेस सीनियर उनके खिलाफ थे। जस्टिस मंसूर अली शाह का उसमें बड़ा रोल है। ओपन सीक्रेट है कि जो रिव्यू में तादाद बड़ी जजेस की जिन्होंने एक्सेप्ट किया, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का बड़ा रोल है। जब ये हिस्ट्री लिखी जाएगी तो ये चीज़ें मैंशन होंगी। और ये इवन जो हुकूमती वकील हैं जो जस्टिस काजी फैसा को पसंद भी नहीं करते, वो सारा वो कहते हैं कि जी ये जैसे मंसूर अली शाह का कमाल था कि उन्होंने मेजॉरिटी बनाई। मकबूल बाकर साहब का भी रोल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो जजेस ने सिग्नेचर साइन किया उनमें असल रसूख जो उनकी ज़्यादा जो क़ुर्बत थी वो मंसूर अली शाह साहब के साथ थी। बल्कि एक सुप्रीम कोर्ट के जो है वो उस वक्त के जो एक जज वो रिटायर हो गए, उन्होंने कहा था कि जी ये जो FBR को मामला भेजा है तो जैसे मंसूर मलिक और जैसे मंसूर अली शाह, जैसे मंसूर मलिक बड़ा रिगार्ड करते हैं जैसे मंसूर अली शाह को, लेकिन इस मामले में वो साथ नहीं थे। FBR में मामला जैसे काजी फैसा का भेजा तो वो जो जज साहब थे वो कहते हैं इसका और कोई इम्प्लिकेशन हो ना हो, लेकिन तल्लुकात में थोड़ा बहुत आएगी, एक रिफ्ट बनेगी मंसूर अली शाह और मंसूर मलिक साहब के दरमियान। लेकिन खैर उसके बाद गुलजार साहब ने उनको बिठा दिया लाहौर में रजिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में केस सुनने में, और 2-3 महीने वो भी अमीनुद्दीन खान साहब भी बैठे रहे। तो खैर फिर बातचीत जो भी, लेकिन उसके बाद जब रिव्यू लगे तो मंसूर मलिक साहब भी और अमीनुद्दीन खान साहब भी वो सिग्नेटरी थे। तो ये चीज़ें भी जब हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें मेंशन हैं, रिकॉर्ड हैं, काजी साहब को भी कुछ चीज़ों का अंदाज़ा होगा, पता होगा। तो खैर वो मामलात तो जिस तरह भी चल रहे हैं। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच का जब थे तो हमने कहा था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन लेंस से चीज़ों को देखें। जस्टिस अतर मिनल्ला बड़े क्लियर हैं, वो फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, वो राइट ऑफ वोट वो कहते हैं बेसिक राइट है, उसकी बात करते हैं। तो आज जब केस की समाअत हुई तो आप देखते हैं कि उसमें जो बेसिक पॉइंट है वो जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने कहा कि जो जमहूरियत और आइन उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि जो पार्लियामेंट में जो मैंडेट है वो रिफ्लेक्ट हो, पीपल मैंडेट रिफ्लेक्ट हो। ये नहीं हो सकता कि PTI को वोट दें और पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव जो MNA नून लीग का बैठ जाए, ये नहीं हो सकता। ये बेसिक पॉइंट है, मैं समझता हूँ ये जिस्ट है केस का, और यही एक बेसिक पॉइंट है। टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि इस तरह आप निगेट नहीं कर सकते पीपल मैंडेट को। तो इससे बड़ा वाज़ेह है कि जस्टिस काजी फैसा, जस्टिस मंसूर अली शाह कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से चीज़ों को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं जमहूरियत मुल्क में अगर बचानी है तो लोगों का जो मैंडेट है उसका एहतराम करना होगा। अब जो लोगों का मैंडेट है उसमें रिज़र्व सीट जो हैं वो किसकी बनती हैं, वो उन्होंने ये बात की है। दूसरा, जस्टिस अतर मिनल्ला कह रहे हैं कि अगर किसी बुनियाद पे कोई जमात है वो इलेक्शन सिंबल नहीं ले सकती, फिर क्या उसको जो वोटर है उसको डिसफ्रेंचाइज कर दिया जाएगा, वो उनको सब कुछ चीज़ों से महरूम कर दिया जाएगा, ये एक बात है। और तीसरा ये है कि ये रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, ये तो बैन भी नहीं है, तो क्या इनको कुछ भी नहीं मिल सकता, इनके रिजर्व सीट नहीं मिल सकती। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोमन, जो किसी दौर में मैंने ख़ुद इमरान खान के कानों से सुना, मैंने अपने कानों से इमरान खान साहब की ये बात सुनी। इमरान खान साहब पनामा केस में, क्योंकि सिकंदर बशीर मोमन जो हैं वो लीगल एडवाइज़र गलबन अभी भी हैं जहांगीर तरीन साहब के, और ये सारी डॉक्यूमेंटेशन में सिकंदर बशीर मोमन साहब का बड़ा रोल है। तो सिकंदर साहब जब ये चीज़ें कर रहे होते थे बैकग्राउंड ये वो, तो इमरान खान कहते रहते कि इससे बड़ा कोई वकील कोई नहीं बनेंगे सिकंदर बशीर मोमन। तो सिकंदर बशीर मोमन जो हैं वो अब इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। उन्होंने उनसे इलेक्शन कमीशन के वकील उनसे जैसे मंसूर अली शाह ने पूछा कि 226 MNA हैं, जनरल सीटें हैं, अगर 220 सीटों पे आज़ाद जीत जाते हैं और 6 सीटें जमात जीत, तो जो रिज़र्व सीटें हैं 70 टोटल, वो क्या किसको मिलेंगी? उन्होंने कहा जो 6 जो सियासी जमात है उसको मिलेगी, और 6 जो जिसकी सीटें हैं सियासी उनको मिलेंगी। 220 जो इंडिपेंडेंट है उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी सियासी जमात को मिलेंगी। और सियासी जमात का मतलब ये है, अब ये जो है इंटरप्रिटेशन है इलेक्शन कमीशन की, और मेरी इत्तला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के जो लीगल माइंड जो लीगल वो ये नहीं चाह रहे थे, वो उनकी असिस्टेंस यही थी कि ये रिज़र्व सीट जो हैं ये किसी सूरत में माले गनीमत में PTI से हट के नहीं मिल सकती। कि अगर अब मसला क्या है, अब इस वक्त जो नून लीग पीपल्स पार्टी के
जहाँ दो सीटें हैं जनरल, उनको रिज़र्व सीटें 6-6 7-7 मिली। ये कौन सी जमहूरियत है? और यही मामला है, इसी चीज़ पे मेरा ख्याल है अब जो मामला है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये बात मानी कि ये इट्स अ केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन, आर्टिकल 51 की इंटरप्रिटेशन है, लीव ग्रांट कर दें। तो जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि लीव ग्रांट, लेकिन फिर ये भी है कि साथ जो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन जिसमें जो रिज़र्व सीट बाद में रीएलोकेशन हुई और 23 सीटें जो पीटीआई की बनती थी, जो माल गनीमत में दूसरों को बांटी गई, वो आर्डर हम सस्पेंड कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी सस्पेंड कर रहे हैं। और ये बात है कि इंटरप्रिटेशन पहली दफ़ा आर्टिकल 51 की होगी। अब ये एक चीज़ है। तो पीपल मैंडेट ये है, जैसे मंसूर अली शाह, जैसे अतर मिनल्ला और जैसे मोहम्मद अली मज़हर का भी यही पॉइंट है। वो ये कह रहे थे कि अगर जो हैं वो सीटें जो हैं वो जो एक तनासब से एक जमात जीतती है जनरल सीटें, वो तो मिल जाती, बाद में उस तनासब से ज़्यादा सीटें कैसे मिल सकती हैं? ये क्या हम लोगों के मैंडेट लोगों के मैंडेट जो मिला है उसको उससे महरूम कर रहे हैं, और पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन उन लोगों की है। अब बात यह है कि वो यही कह रहे थे कि रिज़र्व सीट में जो इस वक्त जो जिनको ओथ लिया है वो भी उसी तरह मैनेज हैं, वो उनका वोट भी है। अब ये मिली कौन सी हैं? ये जो पीटीआई को मिलनी थी 23 सीटें जो उनको मिल गई पीपल्स पार्टी नून लीग, ये कैसे हो सकती हैं? और ये मेन चीज़ है इसमें। केस अगर देखा जाए तो बहुत कमज़ोर है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लेंथ से देखा जाए। अगर टेक्निकल ग्राउंड पे देखा जाए तो फिर मे भी जो है वो कोई ना कोई नून लीग, पीपल्स पार्टी और इनको हो जाएगा। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस में कोई केस नहीं है, केस बड़ा वाज़ेह है। अब जो है वो जैसे मंसूर अली शाह बड़े क्लियर हैं, उन्होंने फ़ौरन आर्डर लिखवा दिया। अब और अटॉर्नी जनरल जो थे वो उनका ये था कि जजमेंट सस्पेंड ना करें, जो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन सस्पेंड ना करें। ये जो एमएनएज जो इस वक्त 23 हैं जो पीटीआई को मिलने थे रिज़र्व सीटों वाली, जो ख़वातीन या जो अगले थी, इनको काम जारी रहने दें। उन्होंने कहा जी माजी में जो कुछ किया हम कुछ नहीं, लेकिन फ्यूचर के लिए फ़िलहाल ये अच्छा नहीं, हम इनको सस्पेंड कर रहे हैं। और अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि ये मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन का मामला है, एक आर्टिकल 51 का, तो ये फिर मामला जो है वो आप लार्जर बेंच को भेजें। तो उन्होंने कंटेंशन अटॉर्नी जनरल की लिखवा दी, डायरेक्शन नहीं है, लेकिन जारी बात है कमेटी इसको देखेगी। गालिब इम्कान है कि लार्जर बेंच बनेगा। अब 2 जज हो सकते हैं। अब जज जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फैसल ने नहीं बीच में डालें, ये कमेटी ने डालने। कमेटी में जैसे मंसूर अली शाह, जैसे मुनीब अख्तर। अब जैसे मुनीब अख्तर देखते हैं कि वो किन जजेस पे, अमूमन ये होता है कि कमेटी को एक प्रपोज रोस्टर आता है कि जी 2 जज शामिल कर रहे हैं। अब ये जज कौन शामिल करेगा? कमेटी में कोई अपनी इनपुट भी होगी। आइडियली तो मैं समझता हूँ कि सीनियर मोस्ट जैसे काजी फैसल और जैसे मुनीब अख्तर वो इस बेंच का हिस्सा होने चाहिए और देखना चाहिए कि वो क्या करते हैं। केस बड़ा सिंपल है। जस्टिस काजी फैसल के हवाले से जो मैं समझता हूँ कि एज ए जज वो जो जब चीज़ों को देखते थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लेंथ से देखते थे, लोगों के राइट्स की बात करते थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते थे, मीडिया की राइट, मीडिया की आज़ादी पे उन्होंने बात की। कोई और बात होती थी, रिमार्क्स आ जाते थे, मीडिया आजकल आज़ाद है, हाथ खड़ा करें। लेकिन जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं उनकी सोच डिफरेंट है। सोशल मीडिया को वो वबार डिक्लेयर कर रहे हैं। पीटीआई के हवाले से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है, उनकी सोच बड़ी क्लियर है। 9 मई पे उनकी और रियासत की बयानियाँ एक है, सोशल मीडिया पे उनका और रियासत का बयानिया एक है। तो अब जस्टिस काजी फैसल क्या इस मामले में देखेंगे? मेरा ख्याल है कि जनवरी 13 का फैसला जैसे मोहम्मद अली मज़हर को भी अंदाज़ा होगा, ये जो उन्होंने चीज़ों को डिफरेंट तरीके से, उन्हें अंदाज़ा था कि हमारा ये मकसद नहीं था कि पार्टी सिंबल से पीटीआई महरूम करके कि उनको रिज़र्व सीट से भी महरूम कर दिया जाए। मोहम्मद अली मज़हर साहब की जिस तरह के रिमार्क्स आ जाए हैं, मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा सेटबैक है हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और सर कि जी चीज़ें उनके हाथ से निकल रही हैं। और ये बैकग्राउंड देखें बात ये बड़ी वाज़ेह है कि एक टाइम आता है कुछ अरसे के लिए, ये हम देखते हैं जब पनामा के बाद और उससे थोड़ा अर्सा जब पीटीआई आई, कुछ अरसे के लिए अदलिया को मैनेज तो कर सके आप, इस्टेब्लिशमेंट भी, उस वक्त की हुकूमत भी, लेकिन फिर सस्टेन नहीं रखा। फिर रिलीफ मिलने शुरू हो गए पीटीआई नून लीग को भी। मुश्किल टाइम था लेकिन लोग पाबंद सलासिल थे, मिल गए। अब भी यही सूरत हाल है। 6-7 महीने साल अदलिया खामोश रही। हेड जो थे उनकी सोच और हमारी रियासती इदारों की सोच एक थी, वो चीज़ें नहीं मिली रिलीफ। लेकिन अंदर से हमारे दोस्त साकिब बशीर साहब कहते हैं कि लावा फट गया। तो जब मुख्तलिफ जो मेजॉरिटी है जजेस की, उन्होंने समझा कि हमें अब स्पेस लेनी चाहिए। और ये आपको याद होगा 6 जजेस के लेटर से पहले मैंने ये बात करनी शुरू कर दी थी
कि जजेस में मुख्तलिफ हाई कोर्ट में ये रियलाइजेशन है कि हमें अपनी जो स्पेस है वो वापस लेनी है। अब उन्होंने स्पेस ले रहे हैं और वो लेंगे मज़ीद। और फिर अदलिया को जिस तरह हैंडल कर रही है हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, वो मज़ीद ऑफेंड जजेस को कर रही है। उनकी जिस तरह का पर्सनल डेटा, फैमिली डेटा, वो सोशल मीडिया पे आता है। तो कोई भी चले, अगर उसमें हुकूमती इदारे नहीं हैं तो क्या हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं? पीका लॉ अटॉर्नी जनरल कहते हैं अप्लाई होता है, जिन लोगों ने वायलेशन की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी। अगर जजों की बीवियों की तलाशी के हवाले से कोई सर्कुलर लीक होता है, हुकूमत फौरी उस पर जो है वो प्रोब करती है, इंक्वायरी करती है, ज़िम्मेदारों के आइडेंटिफाई करती है, अपना पूरा। लेकिन यहाँ जैसे बाबर सत्तार, जैसे अतर मिनल्ला के हवाले से जो कुछ हो रहा है और सब कुछ पता है, जो लोग उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनके ताने बाने कहाँ मिलते हैं, वो किन के करीब हैं। तो ये इस्टेब्लिशमेंट, मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी अदलिया की तरफ से। और अदलिया को बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो जिस तरह सियासतदानों को डील करेंगे, मेरा ख्याल है कि वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा और हो रहा है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ये वजह जो है, बहुत मैं सुन रहा हूँ कि एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आने वाली है, उसकी वजह से जी ये जस्टिस मोहम्मद मंसूर अली शाह और ये जज उससे नहीं, और वो रिएक्शन दे रहे हैं। और ये बात, मेरा ख्याल है कि एक बात तो ये है कि जो लॉ मिनिस्टर और हुकूमत है उनको समझ जाना चाहिए कि आप सिर्फ चीफ जस्टिस को साथ खुशनुदी हासिल करके चीज़ें नहीं चला सकते, सीनियर जजेस को भी कंसिडरेशन होती है। अब मुझे बताएं कि जुडिशल कमीशन के रूल्स अमेंड करने थे, जस्टिस मंसूर अली शाह इन्होंने बड़ी 3-4 मीटिंग की, सब कुछ किया। लॉ मिनिस्टर आते हैं और कहते हैं जी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला रहे हैं, बस चीज़ें आप ख़त्म कर दें। अब होना ये चाहिए था कि ये चीज़ जस्टिस मंसूर अली शाह और इन लोगों को बतानी चाहिए थी कि ये चीज़ें हो रही, और बज़ाहिर ये लगा कि ये उनको फ्रस्ट्रेट किया गया। और सबको पता था कि ये गलत है, ये तरीक़ाकार गलत है। तो ये जो है ना कि अब सिर्फ हेड, अब जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस काजी फैसा अगर आपकी सोच के साथ भी हैं और दूसरे जजेस वो अलग खड़े हैं, तो आपके लिए मुश्किलात हैं। और वो चीज़ है क्योंकि एक तरफ पॉपुलरिटी है PTI की, वकील उनके साथ प्रोफेशनल ग्रुप खड़े है, मेजॉरिटी है, दो महाज पे आप कैसे लड़ेंगे? हुकूमत एक अदलिया के साथ और दूसरा जो है वो इनके साथ PTI के साथ। तो ये चीज़ें हैं, लोगों को, जजेस को भी पता है। और मेरा ख्याल है कि जो लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ रही है, क्योंकि उससे पहले फेडरल जुडिशल अकेडमी में एक दिन पहले 12 घंटे पहले कुछ सहाफ़ियों की, जिसमें मैं भी था, जैसे मंसूर अली शाह से वहाँ इनफॉर्मल बात हुई, तो हमने जुडिशल कमीशन के रूल्स की बात की। तो उन्होंने कहा जी बड़ी अच्छा हो रहा है, क्या पता उनमें रूल में कोई गलतियाँ हों, लेकिन डिबेट होगी, 2 दिन हम बैठेंगे। चीज़ उनको कोई अंदाज़ा नहीं था कि लॉ मिनिस्टर जो हैं वो आगे स्टेटमेंट देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने जा रही है। तो बज़ाहिर ये है कि अगर आप सरबराह के साथ मिल के या जो भी करेंगे तो उसका भी इम्प्लीकेशन देख लें। दूसरी बात यह है कि हर चीज़ को हमें डाउट नहीं करना चाहिए कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को रोकने के लिए इन जजेस ने किया। देखिए बड़ा वाज़ेह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बड़े कंसिस्टेंट हैं। जैसे मैंने बताया कि जस्टिस काजी फैसा के साथ वो खड़े रहे, उस वक्त भी उनको ज़ेर अताब आए, हालांकि अज़हर सिद्दीक़ साहब और वो लोग चीज़ों में एक्टिव थे, वो फर्म रहे, खड़े रहे। फिर साइफर केस में बेल दी इमरान खान को और जो रिमार्स दिए, लेवल प्लेइंग फील्ड दी, सारी चीज़ें वो थी। अगर बल्ले के निशान में वाले मामले में भी वो बेंच का हिस्सा होते थे तो वो इसको कॉन्स्टिट्यूशन लेंस से देखते और वो इसी तरह ही चीज़ों को डील करते। अब ये है कि उनको भी पता है कि ये बेसिक जो पब्लिक मैंडेट है दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द पार्लियामेंट, जो असल चीज़ है, जिस्ट है, उसमें वो खड़े हैं। वो कहते हैं कि ये चीज़ इससे हम नहीं हट सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो और इनका प्रिंसिपल जो है मैंडेट, क्योंकि सबको अंदाज़ा है कि चीज़ों को हम स्पेस को रिट्रीव करेंगे। सियासतदानों ने रिट्रीव की, सियासी जमातों ने की, तो आप देखते हैं कि फैसल वाडा, मोहसिन नकवी साहब और अनवारुल्लाह काकड़, कोई जमात उनको ये नहीं कहती कि ये हमारे हैं, लेकिन वो सेंटर बन गए हैं। तो जजेस को अब ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ कोई मसला ना बन जाए, कोई जैक ब्रांच का ही कोई जज इधर, यानी इस मामलों में देखें जो ऑप्टिक्स जो चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो जजेस चाह रहे हैं कि बैलेंस हो कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें, कोई ऐसा ना हो कि फिर यहाँ भी हमारी मर्ज़ी के बगैर हमारी जुडिशरी को टेक ओवर, और जुडिशल पैकेज पे जिस तरह इरफान कादिर साहब ने कहा कि जुडिशन को भी कटेल किया जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें हुई। तो ये बड़ा ख़तरनाक जजेस के लिए मैसेज गया, और जजेस इस चीज़ में हैं कि यार हमारे ओहदे तब रहेंगे जब हमारी जो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो बाहर है। तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ गलत गई है, और वो ये है कि ये जो प्रिंसिपल मेन चीज़ें हैं कि भाई बैलेंस रखा जाए। ये तो इंतहा हो गई है, सिर्फ नौकरी तो नहीं करनी। अब देखें ये सारे जजेस 63-64 साल के हैं,
इन्होंने बाहर चले जाएं, मंसूर अली शाह साहब लेक्चर दें आगे पीछे, वो इससे ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। चीफ जस्टिस इज्जत होती है, अदरवाइज़ क्या फ़ायदा। जब आप की पावर भी नहीं है, रिस्पेक्ट भी नहीं है, तो फिर चीफ जस्टिसशिप का क्या फ़ायदा। मेरा ख्याल है वो इसी चीज़ में है। और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने तो चीफ जस्टिस भी नहीं बना, उनके तो 2 साल हैं लेगेसी, उन्होंने उनको पता है कि इसी तरह ही उनकी तो ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी। देखें जस्टिस काजी फैसा जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद खड़े रहे, जुर्रत दिखाई, उनको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से भी बुलाया जाता था आगे पीछे। अब तो लम्स में भी मैं ज़्यादा बात नहीं करता कि वहाँ जो है वो किसी ने रिकमेंड किया तो उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया। तो बात ये है कि ये चीज़ें होती हैं कि बैलेंस, बार बार यही है कि कोई जज जो है ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही जो है वो उसका पोस्चर हो कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, कोई फौज के किसी नाम आ जाए तो वो बिल्कुल अपने आइन और कानून से हट के चीज़ें खेले, ये भी गलत है। और एक है कि बिल्कुल ही रियासत के बयानिए के साथ मिल के चीज़ें चलाए। और जिस तरीके से माजी में थी था कि जी अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लगनी है, तो मज़ाहिर नकवी साहब लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन ललती है, वो पाबंदी लगते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट को भी ये चीज़ रियलाइज़ करनी होगी कि सियासतदानों और जजेस को डील करने डिफरेंट है, इनके साथ डिबेट करनी होगी, इनके साथ इनको कुछ चीज़ बतानी होगी, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती डंडे से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और बज़ाहिर ये लगा कि जो इस 6 जजेस को जिस तरीके से चीज़ें आई उसका रिएक्शन भी आ रहा है और वो भी चीज़ें हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की रोकने के लिए, वो तो अब देखें लार्जर बेंच बनेगा और उसमें सबसे ज़्यादा जैसे मैंने बताया जैसे मुनीब अख्तर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मुनीब अख्तर की एक प्रोफेशनल राइवलरी तो हो सकती है जैसे मंसूर अली शाह साहब के साथ, लेकिन आप देखते हैं कि वो क्या करते हैं, वो कमेटी में अपना रोल क्या प्ले करते हैं। जब फुल कोर्ट 6 जजेस के मामले में बनना था तो ना उन्होंने कोई बात नहीं की जुडिशल कमीशन के रूल्स के हवाले से। अच्छा वैसे वहाँ जो जुडिशल कमीशन के रूल्स के हवाले से इतला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक ये राय भी है कि रूल्स नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना होगा क्राइटेरिया के लिए, रूल्स नहीं। ये एक राय है जो एक मे भी मुनीब अख्तर साहब की भी ये राय होगी। लेकिन मुनीब अख्तर साहब पे अब ज़रूरी है कि जब कमेटी में वो बैठें, कौन से 2 जज बिठाएंगे, किसको बिठाएंगे। बेहतर तो ये है कि आइडियली सीनियर मोस्ट का बेंच हो, 2 यानी 2 ये जज हों क्योंकि ये तो अब सुन रहे हैं, और 2 जैसे काजी फैसल और जैसे मुनीब अख्तर बैठ जाएँ तो मामला। लेकिन देखें बात ये है कि ये जमहूरियत का केस है, ये आइन का केस है, ये किसी और प्रेसिडेंट का केस है। अगर ये प्रेसिडेंट अलाउ हो गई तो फिर चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, फिर इलेक्शन का भी फ़ायदा नहीं, फॉर्म 45 को 47 में कन्वर्ट करके पीपल मैंडेट भी, और ये चीज़ें अब आगे जाएंगी। देखिएगा अभी ये धांधी वाला मामला भी आएगा, तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए चीज़ें सेटबैक हो रही हैं। दूसरी तरफ फैज़ाबाद धरना की रिपोर्ट पे काजी साहब नाराज़ है, वो एक महाज पे इधर ये मामला है, इधर PTI जो है वो प्रेशर बढ़ा रही है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से इस मामलों को हैंडल किया जाता है। बेहतर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासतदानों के सपोर्ट कर देनी चाहिए सारे मामला कि वो हैंडल करें और बातचीत से करने चाहिए और बैलेंस अप्रोच करनी चाहिए। ये नहीं हो सकता। और लोगों ने गलती की, अगर किसी को मैंडेट दिया तो लोगों की गलती है, वो खुद भुगतेंगे। जिसको मैंडेट दिया है उसके हवाले हुकूमत करें, फिर बाद में देखा जाएगा जो भी सूरत हाल है। लेकिन अगर आप इस मैंडेट को इस तरह रोकेंगे जिस तरीके से ज़बरदस्ती, तो फिर बड़ा नुकसान होगा। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।